स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। और जब हम रोलिंग की बात कर रहे हैं तो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। एक रोलिंग में क्या होता है, स्लाइडिंग भी हो जाती है कभी कभी। तो ये प्योर रोलिंग का केस ले रहे हैं हम, जिसमें जो है स्लाइडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला लेंगे। और इस प्रकार का घर्षण, इससे पहले हम घर्षण वाले पार्ट में जो है स्थैतिक घर्षण पढ़ चुके हैं, गतिज घर्षण पढ़ चुके हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन को ही। और नेक्स्ट तीसरे टाइप का जो फ्रिक्शन हमारे पास आता है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जब जो है कोई दृढ़ पहिया, रिजिड जो है कोई हमारे पास लुढ़कने वाली वस्तु है, बेलन कहें आप, कोई टायर कहें, समतल और जो है लुढ़कने वाली वस्तु है, तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है उसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का काम क्या है, हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करना। जो भी मोशन हो रहा है रिलेटिव, उसका क्या करना, अपोज करना, यानी हिंडर करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है फ्रिक्शन। यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं, 1 2 3 फिगर। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब कोई पहिया, कोई व्हील है हमारे पास, माना वो अगर इस प्रकार से मूव कर रहा है, यानी रोलिंग। हमने देखा गाड़ियों के टायर, जब गाड़ी चलती है तो क्या करता है, रोल आउट होते हैं, तो रोलिंग हो रही है वहाँ पे, पहियों की क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है। उस केस में जो भी घर्षण लग रहा है या जो भी गति का विरोध हो रहा है या सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है, उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं हम। पहले ये दिखा रहे एक रफ सरफेस है हमारे पास, रिजिड सरफेस है, सॉरी। एक पहिया अगर इस प्रकार से इसमें घूम रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्सेज, सबसे पहले आप फोर्सेज देख लीजिए कि जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, स्लाइडिंग में क्या होता है, जब कोई वस्तु स्लाइड करती है तो उसका पूरा जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, वो क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। रोलिंग में क्या हो रहा है, रोलिंग में कांटेक्ट बहुत कम होता है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, छोटा सा रीजन ऑफ कांटेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो थोड़ा सा ही जो है कांटेक्ट रहता है वस्तु और उस तल के बीच जिसमें वो लुढ़क रही है। वस्तु का जो भार है mg, m माना द्रव्यमान है, तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, और अभिलंब प्रतिक्रिया, जिस तल पे चल रहा है तो तल को दबाएगा, उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया परपेंडिकुलरली अपवर्ड, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, इस प्रकार से होगा। ये इसमें केस बनता है। अब इस तरह से अगर हो वास्तव में, अगर ऐसा हो वास्तव में, रोलिंग ऐसी हो, तो क्या होगा, एक बार हमने पहिए को धक्का दे दिया, वो निरंतर चलता जाएगा, यानी हमेशा वो जो है लुढ़कता ही रहेगा सैद्धांतिक रूप से। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमको पता है अगर हम किसी पहिए को थोड़ी देर धक्का देकर लुढ़का दें तो कुछ समय बाद वो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। तो अर्थात कुछ ना कुछ क्या है, विरोध हो रहा है। यानी प्योर रोलिंग या आदर्श रोलिंग जिसको हम कहते हैं, वो जो है पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ उसके मूवमेंट का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो लुढ़कने वाली वस्तु की सतह, होता क्या एक्चुअली यहाँ पे है कि जो लुढ़कने वाली वस्तु है, रोल कर रही है, वो वस्तु और जो जिसके संपर्क में या जिस तल पे वो लुढ़क रही है, तो वो एक्चुअली वहाँ पे सतह को थोड़ी सी दबा देती है, कंप्रेस, इस प्रकार से दबा दे रही है। अभी तो क्या होंगे, इस केस में जो हमने प्योर वाला या आइडियल कंडीशन देखा, उस केस में आर और एम जी दोनों एक ही लाइन में है, अपोजिटली डायरेक्टेड, एक ही लाइन के अलॉन्ग है। यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस को थोड़ा सा दबा देता है। जो प्रैक्टिकल रोलिंग है उसमें क्या होता है कि जिस तल पे वो वस्तु लुढ़क रही है उसके संपर्क में है, उसके कारण जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, विरूपित हो जाती है, सरफेस डिफॉर्म हो गई। डिफॉर्म हो गई तो इस कारण जो ये आर है, ये आर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है डायरेक्शन। सपोज हम कह रहे हैं आर डैश, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है आर डैश की, इस प्रकार से एक सीधी रेखा में नहीं होता है। ठीक, ये इसमें प्रैक्टिकली ऐसे काम होना है। तो संपर्क बिंदु पे जो ऊर्ध्वाधर जो बल है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की बजाय क्या होता है, ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुक जाता है। तो इसलिए जो प्रतिक्रिया बल है आर, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे आर डैश और वहाँ आर, जो प्रतिक्रिया बल आर है उसके क्षैतिज घटक के कारण लुढ़क रही वस्तु की गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कि प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन है जो तल की, प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज
घटक के कारण, प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण लुढ़क रही वस्तु की गति में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। के कारण गति में प्रतिरोध, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, के कारण गति में प्रतिरोध, एक रेसिस्टेंस हो गया, गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण। लोटन होना, रोलिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, लोटन, लोटनिक घर्षण। ठीक, यहाँ पे तो जो है प्रतिक्रिया बल क्या था, परपेंडिकुलर था, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, वो सतह को थोड़ा दबा देता है, जिससे जो है प्रतिक्रिया बल जो है ऊर्ध्वाधर तो ऊपर की ओर न होकर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा से कुछ झुक जाता है, और उस झुकाव के कारण जो है उस बल के क्षैतिज घटक के कारण गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो उस गति में जब प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसको हमने क्या कहा, घर्षण का। और ये कैसी गति में हो रहा है, ये रोलिंग वाली गति में हो रहा है, रोलिंग मोशन में, ये लोटनिक में हो रहा है, लोटन में, तो लोटनिक घर्षण उसका नाम दिया गया है। ठीक, लुढ़कने वाली वस्तु और समतल संपर्क तल का जो है पदार्थ जितना कठोर हो गया ना, ये दोनों बॉडी अगर जितनी कठोर होंगी उतना क्या होगा, विरूपण कम से कम होगा, विरूपण कम होगा तो घर्षण भी कम होगा। जितना ज़्यादा ये इसको सरफेस को दबाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लोटनिक घर्षण ज़्यादा होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक हैवी टायर ले लें हम, उसको किसी कंक्रीट के फर्श में डालें तो आसानी से रोल कर जाता है, और किसी दलदल वाली जगह पे, कीचड़ वाली जगह पे अगर उसको रोल करें तो टायर क्या होता है, फंस जाता है, वहीं पे टायर क्या होता है, फंस जाता है, वो रोल नहीं कर पाता है। तो ये इसका सिंपल उदाहरण है कि सरफेस जिस पे वो लुढ़क रहा है और वो टायर, वो दोनों क्या हों, अगर कठोर हों, रिजिड हों, हार्ड हों, तब जो है लोटनिक घर्षण क्या होगा, कम से कम होगा, अदरवाइज वो बढ़ता जाता है। ये लोटनिक घर्षण है। तो 3 प्रकार के घर्षण पड़े, स्थैतिक घर्षण जो स्थिति में है, विराम में है जब वस्तु, गतिज घर्षण जो गति में है, या जिसको स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और तीसरा जो प्योर रोलिंग हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही, तब जो है रोलिंग फ्रिक्शन। और इनमें क्रम क्या है, तो क्रम अगर मैं लिख दूं तीनों फ्रिक्शन का, तो हम लिखेंगे स्थैतिक घर्षण इज ग्रेटर देन गतिज और सर्पी घर्षण, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। ये एक इम्पॉर्टेंट संबंध है कि सबसे बड़ा स्थैतिक घर्षण होगा, ठीक, और मैक्सिमम स्थैतिक घर्षण को क्या बोला, सीमांत घर्षण, ये भी याद रखना है। फिर गतिज या सर्पी घर्षण होगा फिसलते हुए, और फिर लास्ट में क्या होगा, लोटनिक घर्षण। तो घर्षण या फ्रिक्शन सबसे कम कब होगा, जब कोई वस्तु रोल करती है, रोलिंग। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे पूर्वजों ने जब पहिए का आविष्कार किया, पहिया क्या करता है, रोलिंग करता है। तो पहिए का जब आविष्कार किया गया तो अपने कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा जो है आसानी हुई। यह मानव सभ्यता जो है पहिए के आविष्कार के बाद बहुत ज़्यादा छलांग लगा दी उसने, क्योंकि लोटनिक घर्षण बहुत कम है और उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हमारी एनर्जी बची, काम आसानी से हो गया। तो हमको फ्रिक्शन कम से कम करना है तो लोटनिक घर्षण की तरफ जाना होगा। तो ये इस प्रकार से तीनों में रिलेशन हो गया, तीनों प्रकार के घर्षण में। एक और बात है, जैसे छोटी सी बात हम क्या कहेंगे, अगर माना कोई पहिया इस प्रकार से घूम रहा है, थोड़ा सा आपको चेक अगर करना है, पहिया कैसे घूम रहा है, इस प्रकार से कि ओमेगा या वी, अगर ओमेगा कोणीय वेग क्या है, माना पहिए का ओमेगा इस प्रकार से रोल आउट कर रहा है, तो आप देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिंदु है यहाँ पे, इस समय ये पॉइंट कांटेक्ट है, जैसे आगे जाएगा तो इस पहिए का दूसरा बिंदु संपर्क में आएगा, फिर ऐसे करके अगले बिंदु। तो एक बिंदु दिन भर जो है, या एक बिंदु जो है हर समय संपर्क में नहीं रहता है, कांटेक्ट में नहीं रहता है। रोलिंग करने वाली वस्तु के अलग अलग बिंदु जो है समय के साथ कांटेक्ट में आते हैं। और कांटेक्ट वाली पॉइंट पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो है डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी क्या है, अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूँ वेग की, तो इस प्रकार से पहिया घूम रहा है, वृत्ताकार गति, और वेग होता है स्पर्श रेखीय। कैसे होता है, स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल। तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में पीछे की ओर,
पहिया जा रहा है आगे की ओर, कांटेक्ट पॉइंट पे वेग की दिशा है पीछे की ओर, और जब वेग की दिशा पीछे की ओर है तो कांटेक्ट पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है ये घर्षण, अभी आप घर्षण ले लो, तो घर्षण जो है फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ गई, आगे की ओर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रोल करता हुआ पहिया इस प्रकार से जब है तब उसमें घर्षण की दिशा क्या होगी, पहियों पे आगे की ओर। ठीक, ये ना, उसमें एक साइकिल अपवाद है, उसमें आगे वाले पहिए पे और पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, वो कभी न्यूमेरिकल जब कराएंगे उसमें क्लियर करा देंगे। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जब पहिया रोल करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उस पॉइंट पे वस्तु की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, अगर पहिया आगे जा रहा है तो वेग की दिशा पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन की दिशा अपोजिट टू वेग, तो आगे की ओर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की ओर हो जाएगी। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये था लोटनी घर्षण के बारे में, ये आप नोट कर लें प्लीज। इसी में जो है आगे है कि जैसे रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। ठीक, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए रोलर। रोलर जैसे आपने देखो क्रिकेट के पिच में जो है पिच को समतल करने के लिए रोलर का इस्तेमाल करते हैं, या घास में, मैदान में घास का रोलर हो गया, तो वो सब हम देखेंगे, ये आप नोट कर लें। और रोलर को खींचना और धकेलने की जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा फ्रिक्शन में आपने ये भी देखा, अगर स्टैटिक बोलें, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, ये भी आप ध्यान में रखना, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर ऐसे होता है। तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए किस पे डिपेंड कर रही है, नॉर्मल पे, जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक, ये वाला पॉइंट और सदिशों का वियोजन, इन दो गुणों की सहायता से जो है हम रोलर को खींचना और धकेलना उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ रोलर को खींचना है, अब छोटे छोटे चित्र बनाते हैं। ये देखिए आप, एक तो रोलर को धकेलना और दूसरा रोलर को खींचना। खींचेंगे कैसे, जब हम आगे की ओर लगाएं, खींचना, खींचा, ये हो गया अपनी ओर, हमने ये खींचा, और धक्का देना, ये ऐसे ऐसे करना। तो ये रोलर को अगर यहाँ से व्यक्ति खींच रहा है तो ये क्या हो गया, रोलर को खींच रहा है। सपोज उसने फोर्स लगाया एफ, ठीक, और फोर्स की डायरेक्शन हमने कहा थीटा, वर्टिकल से किस डायरेक्शन पे, थीटा डायरेक्शन पे। पहिए का मूवमेंट है इस प्रकार से, क्लियर हो गया, पहिया कैसे मूव कर रहा है, ऐसे आगे की ओर। उसने जो है उसकी एक्सिस पे, पहिए की एक्सिस पे एफ फोर्स लगा दिया जब वो रोलर को खींच रहा है। ये कोई रिजिड या रफ सरफेस है, उस पर रोलर चल रहा है। ठीक, अब देखिए इस पे क्या क्या भार लग रहे हैं, हम उन सबको निकाल देंगे, फिर उसके बाद देखिए काम करते हैं। सबसे पहले अगर m है तो mg, उसका भार लंबवत नीचे की ओर mg, ये लग गया। ठीक, बिंदु O पे, माने कि क्या है, पॉइंट O, तो बिंदु O पे कितने बल कार्य कर रहे हैं, mg परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। ये f है तो इस f को हम दो दिशाओं में वियोजित कर देंगे, एक परपेंडिकुलर और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस प्रकार से। तो ये वाला हो जाएगा f cos थीटा, क्योंकि थीटा है, ये हो जाएगा f sin थीटा। सदिशों का वियोजन, बल एक सदिश राशि है, उसका हमने दो लंबवत अक्षों में वियोजन कर दिया इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे देखो, अच्छा दूसरा यहाँ पे और क्या करेगा, लंबवत प्रतिक्रिया, वो भी तो काम करेगी, लंबवत प्रतिक्रिया वो भी काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन R, सपोज हम कहते हैं R1, क्या है यहाँ पे R1 पहले केस में। तो ये क्या हो गया, खींचना, खींचने वाली क्रिया को हम देख रहे हैं, रोलर को खींच रहे हैं तो उस दौरान ये फोर्स लग रहे हैं। ठीक हो गया, पुलिंग ऑफ रोलर। अब आप यहाँ पे फोर्स देखिए, हमको निकालना है, वो ये बोल रहा है कि खींचने की अपेक्षा धकेलना क्यों कठिन हुआ, यानी खींचना आसान हो। तो आसानी कब होगी, जब जो है फ्रिक्शन क्या होगा, कम से कम होगा। तो फ्रिक्शन वाले से हमको सॉल्व करना है, एक तो हमने वेक्टर का वियोजन कर दिया, दूसरा फ्रिक्शन देखना है, फ्रिक्शन कम से कम होगा। फ्रिक्शन कम कैसे होगा, जब यहाँ आर क्या होगा, कम होगा, क्लियर, जब क्या होगा, आर कम होगा, तो वो आर हम इस केस में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो फोर्स ऊपर को, ये फोर्स नीचे को, ऊपर नीचे कहीं रोलर का मूवमेंट क्या है, निल है, ऐसे तो नहीं मूव कर रहा ना, तो जीरो हो गया। तो ऊपर नीचे टोटल फोर्स जीरो, तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा R1 प्लस F cos थीटा बराबर mg, और R1 बराबर mg माइनस F cos थीटा, इसलिए ये R1 आ गया।
क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए जो है एफ एस निकालेंगे हम सीधा सीधा, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर वन। तो यहाँ से हमारा ये निकल गया, आर वन की वैल्यू ये पुट हो गई। दूसरा केस लेते हैं, ये खींचना था, अब धकेलना देखो, धकेलना, धक्का देना, पुश करना, ये पुलिंग है, पुलिंग है ये, और पुशिंग। पुशिंग के लिए देखें फिर एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा सही नहीं बनेगा बस समझने के लिए। ये पॉइंट वो है, सपोज ये सरफेस है जिसमें वो रोल कर रहा है, ये एम जी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगेगा। इस केस में सपोज हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या है, R2 है। क्या है, R2 है, क्योंकि जो है पुशिंग पुलिंग है तो उसको अलग अलग रखने के लिए रिएक्शन को RR लिखेंगे तो सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, अपनी ओर खींच रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। पुश कर रहे हैं तो पुश करेंगे तो फोर्स इस तरफ इनवर्ड, ये F। क्लियर हो गया। फोर्स अभी कैसे लगेगा, अंदर की ओर, धक्का ऐसे देंगे ना, इस प्रकार से धक्का देंगे, ऐसे खींचेंगे पुलिंग। तो ये पुशिंग हो गया, पुश करना, पुलिंग एंड पुशिंग। क्लियर, ये F लगा दे। फिर से वही करना है, हम कहते हैं फिर से जो है वर्टिकल से थीटा एंगल पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया पॉइंट O पे, इसकी एक्सिस पे, और इसको पुश कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, फिर से इसका वियोजन करेंगे, इस फोर्स का दो भागों में ऐसे वियोजन कर देंगे। क्लियर, यहाँ से ऐसे होगा नहीं, इस प्रकार से ऐसे और ऐसे। तो बनना कैसे, परपेंडिकुलरली यहाँ पे नीचे की ओर और ये वाला फोर्स इधर की ओर। ठीक, तो ये ऐसे फोर्स आएगा ना नीचे की ओर, और ये वाला इधर से ऐसे, इसके पैरेलल ये वाला बराबर होगा ये फोर्स। फोर्स ये ना ऐसे लग रहा है और एक ऐसे नीचे की ओर लग रहा है। तो ये एक तो हो गया R2 ऊपर की ओर, यहाँ पे क्या लगेगा, F cos थीटा। यहाँ देखो F cos थीटा अपवर्ड था, यहाँ पे F cos थीटा डाउनवर्ड हो गया है। ये क्लियर। दूसरा वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा, या इसको चाहे इसको लिख दो F sin थीटा, ये इसकी डायरेक्शन हो गई है। अगर इस प्रकार से फ्रिक्शन, सीधा सीधा हमको ये निकालना है कि आसानी कब होगी, जब फ्रिक्शन कम से कम होगा। ये ध्यान में रखना है कि टायर को धकेलना या खींचने में आसानी तब होगी रोलर को जब फ्रिक्शन कम से कम हो। फ्रिक्शन के लिए हमको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फिर से निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, mg नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर, और R2 ऊपर की ओर, तो दोनों बैलेंस हो क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट जीरो है। तो सीधा सीधा आ गया R2 इज इक्वल टू mg प्लस F cos थीटा, इक्वेशन 2। इसको हम लिख लेते हैं, सीधा सीधा मिल गया हमको। इसलिए इस केस में एफ एस बराबर म्यू एस इंटू R2। अब यहाँ है म्यू एस इंटू R2, यहाँ है म्यू एस इंटू R1। तो फ्रिक्शन कब कम होगा, जब R1 या R2 में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप सीधा सीधा इक्वेशन 1 और 2 से देखो, R2 mg प्लस समथिंग, यहाँ mg माइनस समथिंग है, यहाँ mg प्लस समथिंग है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, वह 2 से, 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, सीधा हम कह सकते हैं कि R1 इज लेस देन R2। इसलिए क्योंकि जो है R1 छोटा है R2 से, इसलिए फ्रिक्शन जो है खींचने में क्या होगा, कम होगा। फ्रिक्शन खींचने में कम होगा, इसलिए रोलर को जो है खींचने की अपेक्षा धकेलना क्या है, कठिन है। इसलिए रोलर को खींचना आसान है धकेलने की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि घर्षण के कारण, घर्षण कम है। ऐसे हम चलो इसको लिख दें। ठीक, ये हमारा पॉइंट होगा कि रोलर को खींचना आसान है धकेलने की अपेक्षा। यानी रोलर को धकेलना कठिन है, धक्का देना कठिन है, खींचना जो है आसान है। तो आसानी से खिंच जाएगा वो। क्यों आसानी से खिंच जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो रहा है इस केस में, कम हो रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम से कम है। ये तो हो गया, हमने इस प्रकार से इसको
फ्रिक्शन और वेक्टर का वियोजन करके स्पष्ट कर दिया। पूछा जाता है कि रोलर को खींचना और धकेलना क्यों आसान है कठिन है। ये लोटनी घर्षण वाला टॉपिक है। इसी में आपको ऐसे भी अगर समझना है, एक दूसरा इसमें अगर दूसरे व्यू से हम देखें, इस वाले से ना करें, सिर्फ आप ये फोर्स का वियोजन कर दें, बल का वियोजन इस प्रकार से कर दें, डायग्राम बना लें, तो सिंपल आप देखो यहाँ जो है खींचने में फोर्स, तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, आगे जाएगा तो एफ एस कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। क्लियर। यहाँ पे इस फोर्स के कारण ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, धक्का यहाँ मारे ना, धक्का कहाँ मारे, इधर को मारे, तो एफ डैश एक्स कहो इसको, ब्रदर एफ डैश एक्स, ये एफ एस, इसको कहो एफ डैश एक्स। इसलिए एफ एस इज लेस देन एफ डैश एस, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, तो इधर को हम धक्का दे रहे, फोर्स है ना एफ साइन थीटा के कारण ये क्षैतिज गति कर रहा है, एफ साइन थीटा के कारण ये इधर को क्षैतिज गति कर रहा है, तो फ्रिक्शन इधर को, यहाँ क्षैतिज गति इधर को हो रहा है, तो फ्रिक्शन इधर को, एफ एस एफ डैश एस। ठीक, ये तो इसकी डायरेक्शन होगी सारे फोर्सेस की, फ्रिक्शनल फोर्स की भी हमने डायरेक्शन लगा दी। अब मैं कहता हूँ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम देख सकते हैं। क्षैतिज गति तो हो रहा है, एक बार इधर हो रही है, एक बार इधर हो रही है। अब आपको देखना है भार के कारण उसकी आसानी होगी। एक तो फ्रिक्शन वाला पॉइंट है, दूसरा देखो भार का पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप देखिए नीचे की ओर लगने वाला बल क्या, एक, ऊपर की ओर लगने वाला दो, यानी इसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्स है, तो ये ऊपर की ओर ज़्यादा फोर्स है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें हल्कापन आएगा। यहाँ देखो नीचे mg भी नीचे काम कर रहा है, ये भी नीचे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जब हम फोर्स से लगा रहे हैं तो ये और ज़्यादा नीचे की ओर फोर्स इसमें बढ़ रहा है। देख रहे हैं सेकंड वाले केस में, धकेलने वाले केस में नीचे की ओर फोर्स बढ़ रहा है, तो जब नीचे की ओर फोर्स बढ़ेगा तो वो दबा के चलेगा अर्थात ज़मीन को, ये कठिन होगा और ये सरल है। खींचना आसान है, धकेलना रोलर को कठिन है, एक ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, वरना फ्रिक्शन से और वेक्टर के वियोजन से देखेंगे। तो फ्रिक्शन में सिर्फ ये देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन किस केस में कम या ज़्यादा हो रही है, उसी पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ये था हमारा आज लोटनी घर्षण वाला टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।